हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम लोग जो है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 1 पार्ट जो है 6 हम लोग लेकर के आए हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, 2-3 टॉपिक्स हैं, इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो आप जो है बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें क्या देखेंगे भाई, टॉपिक हमारा होगा, पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो होगा हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या है। ओम जो है वो एक साइंटिस्ट थे, आप कह सकते हो, ठीक है, फिजिक्स के। तो उन्होंने जो है कुछ बताया था, वो वोल्टेज करंट ये सब इसके बारे में बताया था, और किसी कंडक्टर को लेकर के बताया था एक्चुअली में। तो एक्चुअली में ओम्स लॉ है क्या, वो हम लोग देखते हैं। उन्होंने ये बताया, कह रहे हैं कि कोई भी कंडक्टर हो सकता है आपके पास में, ठीक है। मान लो ये कंडक्टर है, एक्चुअली में ये तो प्लास्टिक है, ठीक है, तो ये कंडक्टर नहीं है, लेकिन अभी मान लेते हैं हम लोग। तो ये कंडक्टर है, ठीक है। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो होगी, इस कंडक्टर के थ्रू जो भी करंट फ्लो होगी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके, जितना वोल्टेज होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, मतलब क्या निकल रहा है, कहने का मतलब ये है, हम लोग देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास में कोई भी कंडक्टर यानी कि कोई भी वायर है, ठीक है, वो कुछ भी कंडक्टर हो सकता है, किसी भी टाइप का कंडक्टर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या देख रहे हैं कि जो भी कंडक्टर होगा उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा भी, जो भी पोटेंशियल होगा उसके अक्रॉस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ऐसे ही मेजर करते हैं, पैरेलल में लगा के ही हम लोग देख चुके हैं पहले। तो उसमें जो भी करंट फ्लो होगी दैट इज आई, इसके थ्रू कोई भी करंट जो है वो फ्लो हो रही है। तो कह रहा है कि ये जो करंट आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी वोल्टेज के। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ा देते हो तो करंट भी बढ़ेगी। ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि आपको अगर इसके अक्रॉस अगर आप वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा देते हो, ठीक है, कुछ भी कितना भी वोल्ट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे 50 है, 50 वोल्ट हो सकता है। अगर आपने इंक्रीज कर दिया 60 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू पहले कुछ और थी तो अब कुछ और हो जाएगी, लेकिन बढ़ेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ओम्स ने यही बताया, और एक चीज़ उसने और भी कंडीशन बताई थी। उसने कहा कि इस कंडक्टर का जो है वो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा तो होता ही है, जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू जब भी कोई करंट फ्लो होगी तो थोड़ा बहुत तो हीट करता ही है। आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में वो हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक है। कुछ ना कुछ हीट होता है, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब ये कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत नेग्लिजिबल, क्योंकि हीटअप तो करेगा ही लेकिन बहुत नेग्लिजिबल। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा कि आप जितना भी वोल्टेज देंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपको करंट मिलेगी। अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि अक्रॉस इट्स एंड आप वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो आपकी करंट बढ़ जाएगी। तो ओम्स लॉ ने यही कहा था, बहुत सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा इतना कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है कि अगर आप एक दूसरे के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक्चुअली अगर आप वैसे देखोगे कि अगर करंट बढ़ रही है तो इनडायरेक्टली आप ये देख सकते हो कि वोल्टेज भी बढ़ा होगा। तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट बढ़ रहा है तो समझ जाइए कि वोल्टेज बढ़ा होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी जो है वो बड़ा होगा, इस वजह से वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसने एक्चुअली में यही बताया था कि एट कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन अभी हम लोग देखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाली जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास में डेफिनेशन आ चुकी है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया वही है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर
जो करंट होगी फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, एक कंडक्टर से फ्लो होने वाली जो भी करंट है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही रहता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी अक्रॉस इट्स एंड, यानी कि उसके एंड्स के अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। हम लोग अब इसमें देखते हैं कुछ थोड़ा हमारे पास में कुछ रिलेशन होगा पोटेंशियल और करंट के बीच में, वो हम लोग देख लेते हैं। सिंपल है। तो उसने क्या बताया कि V जो है, सॉरी I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। अच्छा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग उसको देख लेते हैं और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, ठीक है। दोनों एक दूसरे के होंगे क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये कि अगर ये बढ़ाएंगे तो ये भी बड़ा होगा, तभी तो वो बड़ी है, ठीक है, इंक्रीज की होगी। तो अब हम लोग इसको देखेंगे। अच्छा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, आपने ये सुन रखा होगा, नहीं सुना हो तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाते हैं तो हम लोग एक कोई कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो v इक्वल, ये हमने हटा दिया तो हम लोग कुछ कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ I हो गया और हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे R, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल रखने के बाद में हम लोग कोई कांस्टेंट रखते हैं। अच्छा, ये R क्या है? अब ये R जो है वो नया कुछ इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो हम लोग उसको देखेंगे भाई R क्या है एक्चुअली में। तो ये रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये रिलेशन चलता रहेगा हमेशा, V इक्वल टू आई आर, ये रिलेशन आपका पूरी इलेक्ट्रिसिटी में घूमेगा, ठीक है। अच्छा, ये R क्या है? ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, I जो है वो करंट है, लेकिन R क्या है? वेयर R is a constant and is called resistance of the conductor, resistance of the conductor। कि ये जो R है वो क्या है? एक कांस्टेंट है, ठीक है। एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और वो उसको हम लोग उस कांस्टेंट को कहते क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि R जो है वो रेजिस्टेंस है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाएगा। अभी हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग रेजिस्टेंस ही पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस एक्चुअली, यानी कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस या किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस का मतलब क्या है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा ओम्स लॉ है। अब हम लोग कुछ इसमें कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करें और हम लोग कुछ थोड़े से कंक्लूजन है, छोटे छोटे कंक्लूजन है जो ईजी हैं, हम लोग उस पर जाएंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग कंक्लूजन कुछ देखेंगे, अभी हम लोगों ने बताया। तो उससे पहले हम लोग कुछ थोड़े से केस देख लेते हैं, ठीक है। इस यही I इक्वल टू सॉरी V इक्वल टू आई आर का जो रिलेशन है उससे हम लोग कुछ थोड़े केसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी हम यहाँ पे भी देखेंगे। इनिशियली केस फर्स्ट क्या है कि सपोज करो इनिशियली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, यानी कि शुरू में स्टार्टिंग में जब पोटेंशियल डिफरेंस V था, रेजिस्टेंस R था, ठीक है, रेजिस्टेंस R था। हालांकि अभी हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे कि एक्चुअली में क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है R है। देन करंट, तब करंट क्या होगी? I इक्वल टू V अपॉन R। ये अभी हम लोग उस रिलेशन से देख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। अभी पीछे रिलेशन हम लोग देख चुके हैं। अब ये इनिशियली था, ये सारी की सारी कंडीशन जो थी वो इनिशियली थी। अब क्या होगा? एंड अगर ऐसा हो जाए, इफ R इज सेम, अगर R को हम लोग सेम रखें, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने डबल कर दिया है, जितना पहले था उससे डबल करके रख दिया है, ठीक है। तब न्यू करंट हमारे पास में क्या आएगा? उस केस में न्यू करंट क्या आएगा? तो हम लोग देखेंगे, न्यू करंट को हम लोग आई डैश से डिनोट कर रहे हैं, आई डैश, ये पहले सिंपली आई था, अब ये आई डैश इक्वल टू वोल्टेज कितना है? V की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 2V, क्योंकि वोल्टेज जो है डबल हो चुका है, और R की जगह सेम R ही रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू वी अपॉन आर। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? V अपॉन R की जगह यही जो पहले वाला I था, इसका मतलब I डैश इक्वल टू 2I। तो करंट कितना हो चुका है? पहले वाली करंट का डबल हो चुका है। अभी ये जो न्यू करंट है वो पहले वाली करंट की डबल हो चुकी है, क्योंकि वोल्टेज हम लोगों ने डबल कर दिया था। इसका मतलब ये कंक्लूजन हमारा निकल रहा है कि अगर आप वोल्टेज को डबल करते हो कभी भी, बाकी सारे पैरामीटर्स यानी कि रेजिस्टेंस या और भी जो भी कुछ फॉर्मूले में होंगे सब कांस्टेंट रखते हो, और सिर्फ वोल्टेज को चेंज करके डबल कर देते हो, तो आपका रेजिस्टेंस भी जो है वो डबल हो जाएगा,
ठीक है, तो ये यहाँ से एक कंक्लूजन निकल सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि न्यू करंट जो भी होगी वो डबल ऑफ ओल्ड करंट होगी। ठीक है, इनिशियल जो भी करंट थी। अगर हम लोग क्या करें, अगर ये हम लोगों ने क्या करा है, रेजिस्टेंस को सेम रखा है और उसको डबल करा है। अगर हम लोग ऐसा कर दें, ये केस फर्स्ट ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ से शुरू करिएगा। इफ इफ रेजिस्टेंस if R is same and वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ। अगर हम लोग V को आधा कर दें, यानी कि ये जो ओरिजिनल V था इनिशियली उसको हम लोग आधा लेके, तो जो न्यू करंट होगा उस केस में हमारा, इस वाले केस में न्यू करंट जो होगा हमारा वो क्या होगा, I डैश। ठीक है, I डैश हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या रहेगा, V की जगह मैं क्या लिखूंगा, V/2, और मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, R से। ठीक है, वही सेम फॉर्मूले में ही रख रहा हूँ, V की जगह मैंने V/2 लिख दिया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे, V/2R। ठीक है, तो I डैश इक्वल टू ये 1/2 तो ऐसे ही रहा, और ये V/R मैं इसको सेपरेट कर दे रहा हूँ, तो 1/2 ऐसे ही रहेगा मेरा। V/R की जगह में पहले से क्या है, जो मेरा इनिशियल करंट थी। ठीक है, तो I, इसका मतलब ये है कि I डैश इक्वल टू हाफ ऑफ I। मतलब क्या निकला कि जो मेरी न्यू करंट है, वो पहले की करंट की आधी हो चुकी है। जो पहले करंट थी आई, उसका आधा हो चुका है। मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को यानी कि वोल्टेज को आप आधा कर देते हो, बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट रखते हो, रेजिस्टेंस या कुछ और भी जो भी फॉर्मूले में आते होंगे उनको कांस्टेंट रखते हो, तो आपकी करंट भी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंक्लूजन बहुत अच्छा कंक्लूजन है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस, आप कंक्लूजन लिख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको बोल दे रहा हूँ यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, मुझे रफ करके फिर लिखना पड़ेगा, टाइम जाएगा उसमें, तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि इफ वोल्टेज इज डबल देन करंट इज ऑल्सो डबल। ठीक है, इफ वोल्टेज इज हाफ और पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ देन करंट इज ऑल्सो हाफ। अदर पैरामीटर्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अदर पैरामीटर्स जो है कांस्टेंट, दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहेगा। तो ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये एक्चुअली स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा कहीं बुक में, तो मैंने उसको आपको न्यूमेरिकली आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट केस हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वाले केस में हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे और वोल्टेज को सेम रखेंगे, तब देखेंगे कि करंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। अभी हम लोगों ने सिर्फ वोल्टेज दोनों केसेस में चेंज किया, रेजिस्टेंस सेम, लेकिन दोनों ही केसेस में हमने वोल्टेज चेंज किया, एक बार आधा कर दिया, एक बार डबल किया। डबल करने से डबल हुई, आधा करने से आधी होगी करंट। ठीक है, और रेजिस्टेंस सेम था। अब हम लोग रेजिस्टेंस चेंज करेंगे और वोल्टेज रखेंगे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी हम लोग सेकंड केस की तरफ जा रहे हैं इसके। तो स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं नए न्यू केस की तरफ, यानी कि सेकंड केस। इनिशियली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V, रेजिस्टेंस R, दोनों चीज इनिशियली वही है। ठीक है, तब करंट इनिशियली क्या होगी, I इक्वल टू V/R। ये सेम है, यहाँ तक बिल्कुल फर्स्ट केस की तरह। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ R इज डबल, अब हम लोग करंट रेजिस्टेंस को डबल कर रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, तब हमारे पास जो न्यू करंट आएगी वो क्या होगी। भाई करंट का फॉर्मूला तो V/R ही है, तो V की जगह तो मुझे V ही रखना, क्योंकि V इज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। R की जगह मुझे क्या लिखना है, R इज डबल, यानी कि 2R लिखना, 2R। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/2, ठीक है, और ये V/R, तो मैं इसको यहाँ क्या कर सकता हूँ, 1/2 तो मेरा ऐसे ही रहा, और ये V/R पे क्या है, मेरे पास I तो है, ये V/R, इट मीन्स I डैश इक्वल टू, यानी कि न्यू करंट हाफ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेरी कर रहा है, इसी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं कि करंट आपने बढ़ाई तो आपके पास रेजिस्टेंस जब आपने बढ़ा दी तो आपको क्या मिल रहा है, करंट आधी मिल रही है, यानी कि करंट कम हो रही है, तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना बोलते हैं। और हम लोग पीछे जब वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो करंट बढ़ रही थी, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें करंट कैसी मिली, आधी, यानी कि पुरानी करंट की आधी मिल रही है। ठीक है, न्यू करंट। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, R इज हाफ, मतलब रेजिस्टेंस को हम लोग ने क्या किया, हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंस हम लोग हाफ करेंगे तो न्यू करंट हमारे पास क्या मिलेगी, न्यू करंट I डैश इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, फॉर्मूला तो वही होता है V, तो V तो सेम ही रहेगा, V/R। R का मतलब क्या है, आधा कर दिया, यानी कि R/2। तो अगर आप इसको ऐसे करके करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे, यानी कि हम लोग उसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, फिर उसका उल्टा हो जाएगा, ये आप सब देख लेना।
इजी कैलकुलेशन है। तो 2 और ये V अपॉन R का मतलब ये है कि हम लोग इसको सेपरेट लिख सकते हैं, तो और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू आई, दैट मीन्स आई डैश इक्वल टू 2i। तो ये हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ठीक है, कि जब हम लोग रेजिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं तो करंट जो है, न्यू करंट मिल रही है तो पुरानी करंट की डबल मिल रही है, ठीक है, और रेजिस्टेंस को अगर हम लोग डबल कर दे रहे हैं तो पुरानी करंट की आधी मिल रही है, न्यू करंट। तो मतलब क्या निकला कि रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, करंट, ठीक है। अब यहाँ से भी आप एक कंक्लूजन बना करके लिख सकते हो, बहुत इजी कंक्लूजन है कि इफ द रेजिस्टेंस इज डबल देन द करंट इज हाफ, और इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ देन द करंट इज डबल। सिंपल, अदर पैरामीटर्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। तो ये हमारे पास कुछ दो केसेस थे और उनके कंक्लूजन थे अपने अपने, ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में बना करके लिख सकते हो, बहुत ईजी। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक्चुअली में है क्या, ये जो है हम लोग सब पढ़ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस एक्चुअली में क्या है, ठीक है, वो हम लोग जाएंगे, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर भी आप हेडिंग डाल सकते हैं कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और सिंपली आप रेजिस्टेंस भी, या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी आप लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको बोला जा सकता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये तीन तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्वेश्चन ये सबके माइंड में आता है। तो एक्चुअली में है क्या, सपोज करो ये हमारे पास कंडक्टर, फिर से हम लोग सपोज करें, हालांकि ये कंडक्टर नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कंडक्टर है, इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है, ठीक है, इस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी इस कंडक्टर की जो इसमें फ्लो होने वाली करंट का अपोज करे, यानी कि इसको फ्लो होने से रोकती है, इसको फ्लो होने से क्या करे, रोके। लेकिन किसी मटेरियल यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, किसी कंडक्टर यानी कि मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी कम होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली में क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर की या किसी भी मटेरियल की जिससे वो फ्लो होने वाले करंट का अपोज करे, यानी कि उसको रोक ले, मतलब फ्लो होने से रोके आगे जाने के लिए नहीं दे, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। हमें कोई ऐसा नहीं है कि वो दिखेगा, ठीक है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है हर मटेरियल की। तो आप इसमें लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में हम लोग कुछ थोड़ा सा और ग्राफ वगैरह देखेंगे, ठीक है, रिलेशन देखेंगे, वो सारी चीज़ देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और आप उसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में डेफिनेशन आ चुकी है। डेफिनेशन क्या है भाई, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी वाई विच, यानी कि प्रॉपर्टी है, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी वाई विच एनी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर होगा, कैन अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, यानी कि वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी जिससे अपोज कर रहा है। हम लोग वो उसको पहले ही देख चुके हैं, सिंपल एकदम टॉपिक है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। तो इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, कि कैपिटल आर से हम लोग रेजिस्टेंस जो है वो डिनोट कर रहे हैं, क्या है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। अच्छा, फॉर्मूला हम लोग अभी ये कैसे करके लेके आए, क्योंकि हम लोगों को मालूम है आई इक्वल टू वी आर, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये वाला फॉर्मूला तो जो है हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आई इक्वल टू, सॉरी ये नहीं, v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला तो हम लोग देख ही चुके हैं, तो इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक है, सिंपल। दूसरी चीज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट यानी कि जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कौन सी यूनिट में मेजर किया जाएगा, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, और इसका सिंबल होता है, थोड़ा स्टूडेंट देख लीजिएगा, ठीक है, ओम का ये सिंबल है और ये मीटर, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओम मीटर में हम लोग इसको मेजर करेंगे, यानी कि उसी साइंटिस्ट के नाम से ही इसकी यूनिट बना दी गई है, ओम मीटर में ये मेजर किया जाएगा। जब भी आप रेजिस्टेंस निकालोगे तो आपका आंसर आना चाहिए, यानी कि 50 ओम में, सॉरी ओम यहाँ नहीं होगा, ये कुछ आगे पहुंच गया हूँ मैं, मुझे लगता है शायद मैं रजिस्टिविटी पढ़ा रहा था, दैट्स वाई मैं वहाँ पहुंच गया। ओम, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। तो उसके साइंटिस्ट के नाम से ही ये यूनिट बना दी गई है, ओम। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका सिंबल वही है जो अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, वो एक्चुअली रजिस्टिविटी की यूनिट थी, ओम मीटर, वो जो मैं आगे पहुँच गया उसके लिए सॉरी, हम लोग वो आगे देखेंगे, ठीक है। ऐसा यूनिट ओम, ठीक है, किसकी, रेजिस्टेंस की। अब ये तो डेफिनेशन रही और ये कुछ छोटा सा रिलेशन रहा जो पहले ही देख चुके हैं, और ये ऐसा यूनिट रही,
ठीक है। अब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट जो है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, कभी कभार दे देते हैं, 4 साल में 3 साल में एक आध बार आ जाता है, कभी कभार रिपीट हो जाता है, ठीक है। ग्राफ जो है वैसे बहुत कम आता है, लेकिन आ भी सकता है, भी कोई रिस्क नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे कि एक्चुअली ये रेजिस्टेंस का यानी कि V एंड I के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा रहेगा, ठीक है। आप इसको नोट करें, हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग एक छोटा सा एक V और I के बीच में जो है ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ, ठीक है। ये भी इसी टॉपिक में ही आता है, ओम्स लॉ में सब आता है, ठीक है। ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ कैसा होता है। अच्छा, आप लोगों को ये मालूम है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब भी कभी भी ऐसा केस हो तो सिंपली ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहता है। जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है तो वो हमेशा ग्राफ जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे भाई, ग्राफ जब भी हमारा होगा, कभी भी आपको रीडिंग्स जो दी जाएंगी वो स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, चाहे ग्राफ कहीं से भी शुरू हो, ठीक है। सपोज करो ये हमारे पास में करंट के एक्सिस हैं और ये हमारे पास में वोल्टेज की है, दैट इज V, ठीक है। तो जब भी हमारा ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। आपका ग्राफ चाहे तो यहाँ से शुरू हो सकता है, यहाँ से कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन ये जो भी ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे, सपोज करो यहाँ ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इस पॉइंट से अगर आप यहाँ पे देखोगे यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, दोनों पे ड्रॉ करोगे, तो आपको कुछ वैल्यू यहाँ से करंट की मिलेगी और यहाँ से रेजिस्टेंस की मिलेगी। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी करंट की वैल्यू हो सकती है I1, और यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस उसकी वोल्टेज की वैल्यू हो सकती है, सॉरी V1। तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ से। अगर आपको कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं दिया और आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं V एंड I के बीच में, V और I की रीडिंग्स आपको दे रखी होंगी, उसके भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके, ठीक है। इन दोनों की रीडिंग्स जो है दे रखी होंगी, तब आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे, ऐसे आपका जो है पॉइंट्स अलग अलग आपके मिलते जाएंगे, लेकिन आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली एक कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे ग्राफ पेपर से, आप इसी पे लाइन पर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करोगे, उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बाई एक्सिस पर, यानी कि सीधा देखोगे बाई एक्सिस पर, और सीधा ही करंट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पे देखोगे, जो भी रीडिंग्स आपको मिलती होंगी। तो भाई आर बराबर क्या होता है, V/I। यहाँ से आप V1 की वैल्यू रख दीजिएगा और यहाँ से आपके I1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो R मिलेगा। आप किसी भी पॉइंट से आप रेजिस्टेंस निकाल करके देखोगे, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है वो हम लोग अभी समझेंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग पढ़ा था ना ओम्स लॉ में कि R इज अ कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, लेकिन R कांस्टेंट क्यों है, ये मतलब है आप इस पॉइंट से निकालोगे, कोई दूसरे पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हो, सपोज करो यहाँ से निकाल सकते हो आप। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अगर आप किसी स्टूडेंट ने यहाँ का पॉइंट चूज कर लिया है तो यहाँ से वो V2 और ये उसको वैल्यू मिलती है I2। तो कुछ भी हो जाए वो V2/I2 जब वो निकालेगा तो V1/I1 के ही बराबर आएगा। यानी कि सारी की सारी वैल्यू आप यहाँ से भी अगर आप निकालोगे, किसी ने चूज कर रखा है C पॉइंट, ठीक है, और वो यहाँ से मिल रहा है V3 और यहाँ से मिल रहा है I3, ठीक है, तब भी वो V3/I3 के ही बराबर रहेगा। ये सब कुछ बराबर, V1/I1 ये सब बराबर है, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। यही मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहता है, यही मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है किसी भी कंडक्टर का, ठीक है। अब ये सारा का सारा ग्राफ जो था वो क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा हमेशा V एंड I के बीच में। स्ट्रेट लाइन देख चुके, रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्यों है ये भी हम लोग जान चुके कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट क्यों कहा गया स्टार्टिंग में। वो इसलिए कहा गया कि आप किसी भी वैल्यू से निकालोगे, करस्पॉन्डिंगली दोनों वैल्यू लेकर के आप रखोगे तो रेजिस्टेंस ऑलवेज आपका सेम ही आता रहेगा बार बार। और ये एक रेजिस्टेंस निकालने का तरीका भी है जब आपके पास ग्राफ हो तब, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं कि अच्छा वो कौन सी चीजें होंगी जिससे रेजिस्टेंस फिर इफेक्ट करेगा,
ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स, कौन सी चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगी, कम करेंगी, ज़्यादा करेंगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट जो है पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और वो कैसे अफेक्ट करते हैं, ये हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास में क्या है, सबसे पहला फैक्टर है भाई कंडक्टर की लेंथ। सबसे पहला फैक्टर कंडक्टर की लेंथ। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला फैक्टर है, ठीक है, वो क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली, अब वो कैसे इफेक्ट करेगा वो हम लोग देख रहे हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई मेरे पास वायर है, ठीक है, उसकी लेंथ L है, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस जो भी होगा, सपोज करो R है, और मैंने इसकी लेंथ बढ़ा करके, यानी कि मैं कोई दूसरा वायर लेके आया या फिर इसमें मैंने वायर में जोड़ दिया है किसी तरीके से, तो इसका जो लेंथ होगी वो सपोज करो न्यू लेंथ जो होगी वो L डैश हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी R डैश हो जाएगा और बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा गया। और जो R होगा, R डैश होगा, वो बड़ा होगा किससे, R से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L डैश है, मैंने सिर्फ यहाँ के लिए लिखा है, ठीक है, हालांकि वो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है L डैश, और ये L जो है वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो उसके लिए रेजिस्टेंस R है। लेकिन अगर पूरी लेंथ को अगर हम लोग देखेंगे तो L डैश है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस R डैश है, तो R डैश जो होगा वो R से बड़ा होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा है। मतलब क्या है कि जब भी आप किसी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा लेते हैं तो आप जो है क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस भी जो है उसका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लेंथ जो होगी, सॉरी, रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ, यानी कि लेंथ को बढ़ाने से कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। मतलब क्या है कि वो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी जिससे वो अपोज कर रहा था, यानी कि और ज्यादा अपोज करने लगेगा किसका, करंट का। ठीक है, करंट का और ज्यादा अपोज करने लगेगा। ये हमारा पहला फैक्टर था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट फैक्टर हमारा आ चुका है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी जो है डिपेंड करता है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो रेजिस्टेंस का रहेगा, ये हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं। ये जो आप सपोज करो ये कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ है, लेकिन इधर से जो आपको दिख रहा है ये सर्कुलर बेस, ये इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो वो किसी भी वायर में होता है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है। तो यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा, लेकिन कैसे करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि अगर रेजिस्टेंस, सॉरी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये जो एरिया है अब बड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास में कोई वायर था, सपोज करो, ठीक है, ये मेरे पास वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी हो ए है, ठीक है, लेंथ जो है वो। अब मैंने क्या किया, मैंने वही वायर है मेरे पास में, जो वायर पहले था, सपोज करो एल्यूमिनियम है तो दूसरा भी एल्यूमिनियम होगा, इधर ये कॉपर है तो ये भी कॉपर ही होगा, वही वायर है। अब मैं उस वायर और जितनी लेंथ यहाँ है मैं उतनी ही लेंथ लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बढ़ा दिया। क्या किया मैंने, क्रॉस, देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ चुका है, दैट मीन्स ए डैश हो चुका है, बढ़ करके ए डैश हो गया, लेकिन लेंथ जो है वो वही रहेगी, जो इतनी लेंथ उसकी थी वो दूसरे वाले वायर की भी है। जो एल्यूमिनियम ये था वो एल्यूमिनियम वही है, अगर कॉपर ये था तो कॉपर ये भी है, लेकिन सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ चुका है, यही सर्कुलर बेस। तो एरिया बढ़ाने से इसका क्या हुआ होगा, इसका रेजिस्टेंस जो भी आर रहा होगा तो ये आर डैश होगा, तो आर जो होगा, मतलब सॉरी आर डैश, वो कम होगा पहले वाले रेजिस्टेंस, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, जो न्यू रेजिस्टेंस आ रहा है वो पहले वाले आर से रेजिस्टेंस से छोटा है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि आर जो है हमारे पास में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग देखेंगे एक्चुअली में कि क्या रहेगा हमारे पास में, एरिया जैसा रहता है हमारे पास ए इक्वल टू हमारे पास में क्या रहता है वो हम लोग देखना चाहेंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, पाई आर स्क्वायर। एरिया सर्कुलर बेस का एरिया कैसा था, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैं इसको आर के टर्म में नहीं लिखता हूँ, तो मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा मैं, पाई आर की जगह क्या लिखते हैं, डी अपॉन टू। डायमीटर का आधा होता है ना। अच्छा, होल स्क्वायर था ये, तो होल स्क्वायर लगा दिया। तो एक्चुअली में ए बराबर मुझे क्या मिलेगा, पाई और डी का स्क्वायर अलग कर दूंगा, टू का स्क्वायर अलग करूंगा तो वो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब दिस, तो ए इक्वल टू बेसिकली क्या मिला, पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर। लेकिन ये पाई कैसा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। 4 कैसा, वो खुद ही एक कांस्टेंट है। तो ये दोनों तो कांस्टेंट है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो डी स्क्वायर है, ये जो डी स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि डायमीटर तो हम लोग बढ़ा रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, मैं इस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन पाई अपॉन 4 और ये डी स्क्वायर। ठीक है, इस ए की जगह लिखा। अच्छा, ये पाई अपॉन डी ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि आर जो होगा, ये आर जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास में, वो तो सब कांस्टेंट है, यानी कि आर जो है प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डी स्क्वायर। अगर आप देखोगे क्रॉस सेक्शन एरिया को, अगर आप नहीं कहोगे तो मतलब वो डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब डायमीटर बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो बढ़ेगा। भाई ये डायमीटर छोटा है, यहाँ डायमीटर बढ़ गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हो गया। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो वो डायमीटर के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहाँ पर एक कंक्लूजन ये भी लिख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो डायमीटर होता है वो एक्चुअली में थिकनेस होती है। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द थिकनेस। अगर आप थिकनेस बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, यानी कि थिकनेस यहाँ बढ़ गई, यहाँ कम है। ऊपर वाले में कम थी, यहाँ बढ़ गई, तो थिकनेस बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा। आप इसको थिकनेस का भी नाम दे सकते हो, डायमीटर का भी नाम दे सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया का, और ये रहेगा इनवर्सली ही प्रोपोर्शनल। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस सेक्शन एरिया जो अफेक्ट करेगा रेजिस्टेंस को। ठीक है, अगर आगे हम लोग जो है तीसरा इसका फैक्टर देखते हैं कि वो क्या है। तीसरा फैक्टर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड। यानी कि जो कंडक्टर होता है वो किस मटेरियल का बना है, किस मटेरियल का बना है उस पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। सपोज करो मेरे पास में ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम वायर लेके आया मैं, ठीक है, और इतना ही बड़ा मैं एक कॉपर वायर लेके आया। मैं देख रहा हूँ कि दोनों में से सेम करंट फ्लो नहीं हो रही है, दोनों में से सेम करंट फ्लो नहीं हो रही। इसका मतलब, और वोल्टेज में सेम ही दे रहा हूँ दोनों को, दोनों में से सेम करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ चेंजेस है, दोनों के रेजिस्टेंस में फर्क है। जबकि सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया सब कुछ सेम रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे है। इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज है। इसका मतलब ये है कि वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा, वो कितना अपोज कर सकता है करंट का। ठीक है, तो जितना ज़्यादा अपोज करेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका, जितना कम अपोज करेगा उतना कम रहेगा। तभी हमारे पास एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम वायर is 60 times more than that of copper wire resistance। इसका मतलब, इसका कहने का मतलब ये कि अगर आप एक कॉपर वायर का रेजिस्टेंस लेते आते हैं 1 मीटर का या 2 मीटर का, और उतनी ही सेम लेंथ का आप निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस लेके आते हैं, दोनों सेम लेंथ है, दोनों ही सेम थिकनेस है, यानी कि डायमीटर सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी 60 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि आपको अगर कॉपर का रेजिस्टेंस दिया जाएगा उसी वायर का जो भी, तो आप निक्रोम का रेजिस्टेंस निकालोगे तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मतलब होता है। ठीक है,
तो इसका मतलब 60 टाइम्स ज़्यादा है। तो क्या फ़र्क हुआ? मटेरियल में चेंज है, इसका मतलब मटेरियल उसका कुछ दूसरा है, इसका कुछ दूसरा है। इसका मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल जो होगा उस पे भी डिपेंड करेगा कि वो जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना है, ठीक है? तो रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ये थर्ड यहाँ पे लिख लेना, ये थर्ड जो है वो हमारा फैक्टर था जिससे अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से चेंज होता है। लास्ट हमारा फैक्टर रह गया, ठीक है? वो हम लोग देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में लास्ट फैक्टर क्या है? रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर भी आ गया, टेम्परेचर पे भी भाई डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एंड डिक्रीज इज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर फॉर प्योर मेटल्स। अच्छा, प्योर मेटल्स के लिए ये पॉइंट है, ठीक है? ये जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा है लास्ट फैक्टर, ये प्योर मेटल्स के लिए, यानी कि जो भी प्योर मेटल्स होंगे उसमें क्या होगा, जब आप रेजिस्टेंस सॉरी रेज करेंगे यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है? तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एंड डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर, और अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो ये प्योर मेटल्स के लिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या कि प्योर मेटल्स के लिए क्या है, एंड आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, क्या है नोट हमारा? फॉर एलोएज लाइक निक्रोम, बहुत सारे एलॉय हो सकते हैं, ठीक है? निक्रोम, निक्रोम रेजिस्टेंस इज अनअफेक्टेड। वैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड, ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड, ठीक है? मतलब ये कि एलॉय का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अनअफेक्टेड रहेगा ऑलमोस्ट, यानी कि नेग्लिजिबल चेंज होगा रेजिस्टेंस में ऑन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एलॉय, ठीक है? एलॉय वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल से दोनों से मिलकर बने हैं। लेकिन प्योर मेटल के साथ ऐसा नहीं है। प्योर मेटल जो है डिपेंड करेगा उसका रेजिस्टेंस, प्योर मेटल्स का रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करेगा किस पे? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। एक्चुअली अच्छा, इसमें बच्चों को, स्टूडेंट को थोड़ा ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये कैसे डिपेंड कर रहा है? एक्चुअली जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसको हीट अप करोगे, आप टेम्परेचर एक्स्ट्रा कहीं से सोर्स दे रहे हो, उसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उसका, तो मतलब क्या है कि इसकी जो टेम्परेचर देने से जो अंदर कोलिजन होगा, इसको हीट एनर्जी मिलती होगी टेम्परेचर बढ़ाने से, तो अंदर जो कोलिजन है, कोलिजन किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, वो उनकी स्पीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? तो जिसकी वजह से वो है उनको स्ट्रेट पाथ में जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रहे थे उनको चलने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, वो कोलिजन होना शुरू हो जाएगा बहुत तेज़ी से, तो जिसकी वजह से जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से करंट आपको कम मिलेगी। तो मतलब ये कि करंट का अपोज हो गया इनडायरेक्टली, अगर आप देख रहे हो, ठीक है? तो ये छोटा सा इसके पीछे कॉन्सेप्ट था, ठीक है? लेकिन मेन हमारे 4 फैक्टर यही थे जो हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। आने वाला टॉपिक मैं इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। आने वाला टॉपिक हमारा रजिस्टिविटी है, व्हाट इज़ रजिस्टिविटी। लेकिन आई होप जो है आपको ओम्स लॉ क्लियर हो गया होगा और आपका जो रेजिस्टेंस टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, वो हमारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है? बाकी हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो रेजिस्टिविटी के ऊपर होगा पार्ट 7 में, और ये हमारा पार्ट 6 जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट हो चुका है। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा और आप हमारे साथ बने रहें, और इसके बाद में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम लोग इन बिटवीन क्वेश्चन एग्जाम्पल सारी की सारी एक्सरसाइज अपलोड करते रहेंगे, ठीक है? बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।